नमस्कार, सभी का संस्कृत गुरुजी चैनल पर स्वागत है। 10th के लिए खुशखबरी है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सिलेबस में 40% की कटौती कर दी है। लेकिन खुशखबरी किस चीज में है? जो ग्रामर का हमारा पार्ट है उसमें उन्होंने ज्यादा कटौती की है। पाठ्य पुस्तक के जो चैप्टर थे उनमें से 6 चैप्टर हटाए हैं, लेकिन जो आएंगे क्वेश्चन आंसर, संस्कृत व्याख्या, हिंदी अनुवाद, ये तो वैसे भी आएंगे। तो इनमें हमें वही मेहनत करनी है। चैप्टर में तो जो ग्रामर है उसमें हमें थोड़ा मिला है कुछ कि जैसे संधि है, संधि में स्वर हट गई, व्यंजन हट गई, बची सिर्फ विसर्ग संधि। अब हम यहाँ पर स्वर और व्यंजन चला रखे थे पहले, तो अब जब वो हट चुकी है तो 10th के लिए पहले मैं यहाँ पर विसर्ग के बारे में चर्चा करूंगा, मतलब विसर्ग संधि को पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमारे 4 नंबर की संधि आती है। 4 उदाहरण आएंगे, उनमें संधि विच्छेद करवाएगा या फिर संधि करवाएगा, तो हमें एक भी नंबर गंवाना नहीं है बिल्कुल। तो इस तरह से हम यहाँ पर संधि पढ़ेंगे। 4 नियम है हमारे सिलेबस में, उनको इस तरह से पढ़ेंगे कि एक भी नंबर हमारा कटे नहीं। देखिए, शुरुआत करते हैं हम विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि में पहले तो परिभाषा देखो, यदा विसर्गस्य स्थाने किमपि परिवर्तनम भवति। जब विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। विसर्ग ये स्थान पे ही कुछ चेंज होगा, आगे पीछे कोई सा भी हल, व्यंजन, वर्ण या स्वर आए, ठीक है। पहले नियम है विसर्ग संधि के, तो नियमों में जो नियम लिखे हैं उन्हीं के अनुसार हमने संधि का नामकरण कर दिया है। जैसे स चेंज होगा तो उसका सत्व संधि नाम दे दिया है। इसका सूत्र है विसर्जनीयस्य स, अर्थात विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? स हो जाएगा। अब स कौन सा होगा? सिर्फ दंते से थोड़ी होगा, तीनों से, दंते से, तालव्य से और मूर्धन्य से। तो वो कब होंगे? हम एक एक को नियम से देख लेते हैं कि यदि विसर्ग के बाद त, थ या फिर ये से ये मिले तो इस विसर्ग के स्थान पर दंते स हो जाएगा। दूसरा नियम क्या बनेगा इसमें कि विसर्ग के बाद यदि च, छ या फिर ये स इनमें से मिले तो विसर्ग के स्थान पर हम करेंगे तालव्य स। और तीसरा नियम हमारा ऐसे ही बनेगा कि विसर्ग के बाद यदि ट, ठ या फिर स मूर्धन्य आए तो इस विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स हो जाएगा। ये चीज हमने यहाँ पर पढ़ ली कि नियम 3 बना दिए। इनको अलग अलग लिखाने की मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं यहाँ पर समझा रहा हूं। समझ गए तो एक भी इनका उदाहरण जो आएगा वो गलत नहीं होगा। अच्छे से समझना कि विसर्ग के बाद त, थ, स मतलब त वर्ग का 2 वर्ण, पहला दूसरा, च वर्ग का पहला दूसरा, ट वर्ग का पहला दूसरा, और तीनों के साथ अगर त, थ और ये स, इधर च, छ और स, त, ठ, स, ऐसा हमें मिलता है। तो विसर्ग के स्थान पर त, थ, स मिले तो दंते से, ये मिले तो तालव्य से, ये मिले तो मूर्धन्य से। ये हो गई इनकी बात। बचा हुआ है हमारे पास क वर्ग का 1 2 और प वर्ग का 1 2, मतलब क ख प फ, ये बचे हुए हैं। उनका क्या होगा वो इनसे आगे हम पढ़ेंगे। पहले इनको देखो, जैसे उदाहरण देखते हैं। नम है प्लस ते, ठीक है। विसर्ग के बाद क्या है? त। इनमें से हमें वर्ण मिल गया तो विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा ये वाला स, और क्या बन जाएगा? नमस्ते। जैसे इसका देखो, निहि प्लस चल, ठीक है। विसर्ग के बाद क्या है? च वर्ग, मतलब च छ में से कोई वर्ण है तो इस विसर्ग के स्थान पर होगा तालव्य स और बनेगा निश्चल। ऐसे ही निहि प्लस छल, निहि प्लस छल, विसर्ग के बाद छ है तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य स और बनेगा निश्चल, ठीक है। जैसे स का लेते हैं तो जैसे राम है प्लस सेते, राम है प्लस
से ते। अब देखो विसर्ग के बाद स मिल रहा है तालव्य, तो विसर्ग के स्थान पर स होगा, तालव्य ही, और क्या बनेगा, रामस से ते। अब यहाँ पर तुम ये भी देख सकते हो कि शब्द आया, इसका संधि विच्छेद कैसे करें, आधा स मिल रहा है, आधा स मिल रहा है, आधा स मिल रहा है, तो इस जगह विसर्ग कर देना है डायरेक्ट, और बीच वालों को अलग कर देना है। यहाँ पर भी स मिल रहा है, इसको अलग कर देना है, बीच में विसर्ग लगा देना है। ट वाला देखो, जैसे धनुहु प्लस टंकार है। अब यहां पर देखो विसर्ग के बाद ट, तो धनुष टंकार है। विच्छेद करना भी आसान है कि जो स दिख रहा है वहां पर हमें क्या करना है, विसर्ग लगा देना है। जैसे दूसरा वृद्ध प्लस ठगति, वृद्ध प्लस ठगति, विसर्ग के बाद ठ है तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स और बनेगा वृद्धस ठगति। ठीक है, ऐसे ही हम इसका बना सकते हैं रामस षष्ठ है। जैसे उदाहरण लिख देता हूं मैं, रामस षष्ठ है। अब हमें दो स दिख रहे हैं आधे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि रामस यहां विसर्ग करोगे और फिर ठ लिखोगे, शब्द भी होना चाहिए अर्थवान। तो यहां पर राम है शब्द है, इस स की जगह हम विसर्ग कर देंगे और आगे का षष्ठ है, ये स मिला विसर्ग के आगे, तो यहां पर भी हमने मूर्धन्य स कर दिया। ऐसे ही यहां पर भी हम कर सकते हैं, जैसे राम है प्लस त्रायते। देखो विसर्ग के बाद क्या है, त्रय, त्रय किससे मिलकर बनता है, तय प्लस र से। तो पहले क्या है, यहाँ पर तय है, तो विसर्ग के स्थान पर श होगा दंते और बन जाएगा रामस त्रायते। तो यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं। इसके बाद मुझे लगता है कि यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आसानी से मैंने यहाँ पर नियम बताए हैं सरल तरीके से। हमारे उदाहरण भी बता दिए कि कैसे संधि विच्छेद करना है और संधि करनी है शब्दों की। अब इससे आगे बढ़ते हैं, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब आगे देखो, इस सत्तू में ही मैंने अभी कहा था कि दो क और ख, प और फ आए विसर्ग की बात मान लो, तो उनका हम क्या करें। जैसे विसर्ग के बाद क या ख में से कोई वर्ण आए, या फिर विसर्ग के बाद प या फ में से कोई वर्ण आए, तो इनके स्थान पे हम क्या करेंगे, इनके स्थान पे करेंगे या तो विसर्ग का विसर्ग ही रखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, या फिर विसर्ग के स्थान पर हम अर्ध विसर्ग कर देंगे। जैसे मान लो राम है प्लस कच्चित। ठीक है, अब विसर्ग के बाद क्या है, क मिल रहा है, तो हमें या तो इसको ऐसे कैसे लिखना है, राम है कश्चित, या फिर विकल्प से एक और रूप बना सकते हैं, राम और ये अर्ध विसर्ग लगाएंगे बीच में और कश्चित। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये चारों हैं क ख प फ, ये यहां पर मिले तो विसर्ग के स्थान पर हम क्या करेंगे, अर्ध विसर्ग कर देंगे। अब मैं इनका दोनों का रूप भी अलग बता देता हूं। क ख से पहले यदि अर्ध विसर्ग आता है तो उसे कहते हैं जिह्वा मूल्य। उच्चारण स्थान हम पढ़ते हैं, उसमें बताया जाता है कि जो जिह्वा मूल्य है उसका उच्चारण स्थान जिह्वा मूलम होता है। फिर दूसरा बताया जाता है प से पहले अगर अर्ध विसर्ग आता है तो उसे उपपद मान्य बोलते हैं और उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, तो वो अलग बात हो गई। यहां पर मैं बता रहा हूं कि अगर विसर्ग के बाद क ख प फ इनमें से हमें कोई भी वर्ण मिले तो या तो हम विसर्ग ही रखेंगे या फिर अर्ध विसर्ग लगा देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारी जो शत्रु संधि है वो समाप्त हो चुकी है। शत्रु में से कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं उत्व संधि। उत्व संधि भी आसान है, समझोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उत्व संधि, उत्व में क्या होता है कि यदि विसर्ग से पहले अ मिले
ये तो हमें देखना ही है। यदि विसर्ग से पहले अ मिले, इसके बाद हमें या तो अ वर्ण मिले, या फिर मैं लिख रहा हूं यहां पर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, या फिर है, यह, वह, र, ल, इनमें से कोई वर्ण मिले। पहले हम यहां तक की बात करेंगे, विसर्ग से पहले अ मिले और विसर्ग के बाद सिर्फ और सिर्फ कौन सा स्वर मिले, अ स्वर मिले, तो विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है। उ होने के कारण उत्तम संधि नाम डाला, लेकिन अब इसमें क्या चेंज होगा, आगे क्या है, अ स्वर बना विसर्ग के स्थान पर उ। गुण संधि में अ के बाद उ आए तो दोनों के स्थान पर क्या होता है, ओ हो जाता है। ये हम जानते हैं, गुण संधि हमने पढ़ रखी है, यदि अ के बाद उ आता है तो ओ आता है, ठीक है। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि ये तो ओ गया, पीछे अगर अ स्वर आए तो उसका क्या होगा, उसका होगा अवग्रह चिन्ह, मतलब उसको हम अवग्रह चिन्ह में बदल देंगे, ठीक है। तो अब हमें डायरेक्ट ध्यान रखना है कि जो विसर्ग से पहले अ आएगा और बाद में अ आए, चाहे फिर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए, है या वर्ण में से कोई वर्ण आए, तो पहले वाले अ और विसर्ग के स्थान पर तो हम डायरेक्ट इनको तो काट देते हैं, यहां से हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इन दोनों के स्थान पर हम क्या करेंगे, ओ करेंगे। बात समझ में आई? यदि विसर्ग से पहले अ आए और बाद में इनमें से कोई वर्ण आए तो अ और विसर्ग के स्थान पर हम डायरेक्ट ओ कर देंगे। यदि बाद में अ मिलता है तो उसके स्थान पर अवग्रह चिन्ह करेंगे। यदि अ के अलावा फिर ये मिलते हैं, इनमें से कोई वर्ण मिलता है, तो वर्णों में कोई चेंज नहीं होगा। चेंज कहां होगा, सिर्फ अ के स्थान पर। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, क प्लस अपि। अब विसर्ग है, विसर्ग से पहले क में अ स्वर है, बाद में अ स्वर है, कंडीशन मिल गई, अ विसर्ग प्लस अ, कंडीशन मिल गई ये वाली। तो अब यहां देखो, यहाँ इन दोनों के स्थान पर तो हम ओ कर सकते हैं, क में से अ निकाला था तो क आधा बचा था, तो इन दोनों के स्थान पर जब ओ होगा तो आधे क में हम ओ की मात्रा मिला दें को, और पीछे क्या है अ, इसकी जगह हम क्या करेंगे, अवग्रह चिन्ह करेंगे। तो यहां पर अवग्रह चिन्ह कर दिया और पीछे का पी क्या बना, को अपी। ऐसे ही मान लो सो अपी, ये शब्द है, इसका संधि विच्छेद स प्लस अपी, स प्लस अपी। विसर्ग के बाद अ है, विसर्ग से पहले भी अ है, तो यहां पर तो सो कर दिया और अ की जगह अवग्रह चिन्ह कर दिया। अब हम लेते हैं इन वर्णों के बारे में, जैसे मन है प्लस हर है। देखो विसर्ग से पहले अ स्वर है, बाद में इनमें से है मिल रहा है, तो यहां तो हम ओ कर देंगे मनो, और पीछे का हर है क्या बना, मनोहर है। ऐसे ही जैसे मन है प्लस रथ है, देखो विसर्ग से पहले अ है, बाद में र मिल रहा है, तो बनेगा क्या, इनके स्थान पे तो ओ होगा मनो, और पीछे का रथ, मनोरथ है। ऐसे ही जैसे मान लो यश है प्लस दा, विसर्ग से पहले क्या है अ स्वर, बाद में द मतलब किसमें से, वर्ग का तीसरा वर्ण, त थ द, त वर्ग का तीसरा वर्ण, तो मिल गया। तो हमें इन दोनों के स्थान पे ओ करना है, यशो और दा, क्या बना, यशोदा। मतलब अगर आपको अच्छे से समझ में आई होगी बात, कहना मैं ये चाह रहा हूं कि विसर्ग से पहले अ आए और बाद में सिर्फ अ स्वर आए तो ओ हो जाएगा पहले वाले अ और विसर्ग के स्थान पे, बाद में अ जो है उसके स्थान पे अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। यदि अ नहीं है, इनमें से कोई वर्ण है, तो वो वर्ण वैसे के वैसे लिखे जाएंगे। हाँ, इसमें एक कंडीशन आएगी कि यहाँ पर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा ही आएगा, पहला दूसरा नहीं आ सकता, क्योंकि पहला दूसरा हमने शत्रु संधि में ले लिया है। और
दूसरी बात कि अ स्वर ही आएगा, इसके अलावा कोई और अगर स्वर आता है तो वो उसमें क्या चेंज होगा, वो इससे आगे जो संधि आएगी विसर्ग उसमें पढ़ेंगे। तो ठीक है, दो संधि आज हमने पढ़ी है, सत्व और उत्व, इनको अच्छे से देखना है। जो 10th का सिलेबस है उसको हम पहले सबसे पहले कवर करेंगे। समास में सिर्फ अव्ययभाव समास है, वो मैं संधि के बाद पढ़ाऊंगा। कारक वही पूरे हैं और बाकी जो प्रत्यय ये कम हुए हैं उनको भी पढ़ाऊंगा। तो जल्दी से जल्दी हमें कवर करना है किसको, 10th के सिलेबस को। उसके बाद बाकी के जो सिलेबस है वो सारे करवा दिए जाएंगे, लेकिन सबसे पहले बोर्ड का हमें पूरा करना है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखना है, अच्छे से समझना है, वीडियो को शेयर करना है और लास्ट काम सब्सक्राइब करवाना तो भूलना ही नहीं है। ठीक है, तो यहां तक रिवीजन करना। समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करना, समझ में आ गया हो तो भी कमेंट करना। धन्यवाद, शुभ दिन।